नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। आज ये कारवां एक लंबा सफर तय कर करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय कर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी पहुंचा है। मैनपुरी वो सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बना हुआ है। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। 1996 के बाद से समाजवादी पार्टी कभी इस सीट पर नहीं हारी है। मुलायम सिंह यादव या फिर उनके परिवार के सदस्य ही इस सीट से जीतते रहे हैं। साल 2022 में मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव और मौजूदा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी इस सीट से जीती थी और एक बार फिर डिंपल यादव इस सीट से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बीजेपी हमेशा से ही इस सीट पर सेंध लगाने की कोशिश करती रही है और इस बार भी कुछ ऐसा ही लगता है। बीजेपी ने डिंपल यादव के खिलाफ जयवीर सिंह ठाकुर, जो मौजूदा राज्य सरकार में मंत्री हैं, उनके खिलाफ यहां मैदान में उतारा है। तो वाकई उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये सीट और ये लोकसभा क्षेत्र दिलचस्प होने वाला है। तो इस पर भी यहाँ के स्थानीय नेता से विस्तार से चर्चा होगी, क्योंकि ये क्षेत्र ब्रज भूमि में आता है। तो यहाँ के लोक कला और साहित्य पर भी चर्चा होगी, उसका क्या रंग है, इस पर भी बातचीत करेंगे। जुड़ेंगे यहाँ के स्थानीय कवि, शायर और कलाकार। लेकिन बात जब हमने शुरू की है यहाँ की राजनीति की, तो शुरुआत उसी से ही करते हैं। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव हरपाल सिंह यादव को, बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता को, गुलशन देव शाह के प्रत्याशी हैं बीएसपी के, और साथ ही अर्चना भदौरिया जो सचिव हैं कांग्रेस में। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैनपुरी की सीट एक रोचक मुकाबला और एक दिलचस्प समीकरण को प्रस्तुत करती है, इसलिए जरूरी है कि शुरुआत यहां पर राजनीति की चर्चा से ही हो। तो समाजवादी पार्टी के हरपाल सिंह यादव, बीजेपी के आलोक गुप्ता और कांग्रेस की अर्चना राठौर इस वक्त हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो साथ साथ हैं। तो हरपाल जी, आपसे ही सवाल। डिंपल यादव मैदान में हैं। 2022 में उन्होंने चुनाव जीता यहाँ से। 2022 से 2024 में बहुत कुछ बदला है देश की राजनीति में भी। मुकाबला ज़्यादा चुनौती भरा होगा? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। जहाँ तक ये मैनपुरी संसदीय क्षेत्र का सवाल है, ये समाजवादियों का गढ़ है। दूसरा, यहाँ जब हमारी सरकार रही है, 2-3 बार मौका मिला है। मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में भी जो विकास के कार्य की तत्कालीन माननीय नेताजी ने, अखिलेश जी ने किए हैं, उससे कहीं ज़्यादा इंफ्रा के क्षेत्र में, एजुकेशन के, हेल्थ के, पूरा इंफ्रा सारा कारा समाजवादी पार्टी रखा है। हम बड़ी मजबूती से खड़े हुए हैं, चाहे कोई हमारे खिलाफ लड़ सकता है, हम अच्छी जीत करके लेकर। तो गढ़ आपका है, आपका ही रहेगा। चलिए, आप ये कह रहे हैं, लेकिन आलोक जी, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ समाजवादी पार्टी, बीच में आप बैठ गए हैं। लेकिन क्या मुकाबला ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला? आपके तो प्रत्याशी की घोषणा भी हो गई है, जयवीर सिंह जी को आप लोग उतार रहे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती वो देंगे डिंपल यादव को यहाँ से? चुनौती नहीं, क्लीन स्वीप करेंगे। इस बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, संकल्प किया है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर हम जीतेंगे, और उन्हीं में मैनपुरी भी है। जी अर्चना जी, इस सीट पर कांग्रेस को ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी है, समाजवादी पार्टी के ऊपर आप लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया। नहीं, मेहनत तो दोनों ही करेंगे। समाजवादी और कांग्रेस जब दोनों मिलकर के मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं दिखाई नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी। सपना देखना ठीक है लेकिन सपने सब साकार हो जाएं ये मुमकिन नहीं है। हरपाल जी, मुद्दों की बात करें, जब हम यहाँ पहुँचे आज सुबह
तो यहाँ की जो आम जनता है जो वहाँ मेले में पहुंच रही थी शीतला माता मंदिर के सामने, वहाँ पे हमने कुछ बातचीत की तो कुछ लोग परेशान भी दिखे रोजगार को लेकर, विकास को लेकर। तो जब 1996 से ये आपका गढ़ रहा है, आपके सांसद लगातार पहुंचते रहे हैं और एक तरह से ये सेंटर रहा है, पावर सेंटर रहा है यूपी की राजनीति का, तो यहाँ विकास क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों आम जनता रोजगार विकास की बात कर रही है? हम यहाँ जब जब रहे हैं बहुत कम समय मिला। आपको पता है कि सेकुलर और नॉन सेकुलर पावर यहाँ हमेशा यह लड़ाई हो रही है। जब से हमारे नेता 1989 से पहला कदम जब राजनीति में उनका मुख्यमंत्री के रूप में हुआ, सिंस दैट डेट आज तक भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्ट के सहारे हमसे लड़ती चली आ रही है। हमारी सरकारों को 2 बार तो बहुत कम समय मिला, एक बार फुल टाइम मिला जो 12 से लेकर 17 तक। ये मैं मानता हूँ कि रोजगार स्थापन में केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान होता, आपको पता है। और आज का जो दौर है, पूरा देश बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के संकट के दौर से गुजर रहा है और जो गरीब की स्थिति इस देश में आज है, ऐसी पिछले 75 साल में कभी नहीं रही। गरीब के लिए महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है कि यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का नाप दे करके और बेरोजगार कर, और उनके खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है देश का, जो गरीबों की बात करता है, उसमें भी उन्होंने कुछ तो अमेंड कर दिया है। जो मेरा सवाल है, ये आप राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन जो मैनपुरी के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय परेशानी है, उस पर क्या समाजवादी पार्टी के सांसदों ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गौर किया कि ये आज भी इस तरह की शिकायत क्यों हो रही है आम जनता की? निश्चित रूप से किया है। टीचर की बहुत बड़ी भर्ती करी हमने जब जब हमारी सरकारें रही, और आपको पता है कि रिकॉर्ड बनाया पुलिस की भर्ती का, टीचर की भर्ती का, और जो C और D ग्रेड की भर्तियां हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, लेखपाल जैसे पदों को बहुत बड़ी तादाद में भरा गया है। बल्कि यहाँ तक एक बार बीजेपी के एक बड़े नेता ने इसी पुलिस लाइन के मैदान में ये कहा था कि यहाँ एक वर्ग के लड़के पुलिस में इतने कितने भर्ती हो रहे हैं। तत्कालीन कप्तान ने उन नेताजी के सामने अपनी गाड़ी दौड़ाकर उन लड़कों की दौड़ कराई थी और ये डिक्लेयर किया था कि ये लड़के 100 में 100 नंबर ला रहे हैं। 10 लड़कों का जो चयन हुआ मैडम इस जिले की, और यही आंकड़ा पूरे उत्तर प्रदेश का रहा। चूंकि जो समय हमें मिला उसमें आप आंकड़ा उठा लीजिए, इनकी तो 10 और 7 2 सरकारें निकल गई। सरकारी तो भर्तियां बंद कर दी है ना, वो हमारी शिकायत नहीं है। हमने सांसद के रूप में और सरकार के रूप में निश्चित रूप से भर्तियां की हैं, बेरोजगारी भत्ता दिया है, विधवा पेंशन दी है, समाजवादी पेंशन योजना दी है। मैं आपको अभी गिनाऊं कम से कम 10 मिनट लग जाएगा, इतना सरकार ने, हमारी ने 12-17 वाली सरकार ने काम किए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गरीबों के प्रति जितनी लिबरल हमारी सरकारें रही हैं, शायद ही कोई सरकार। आप कह रहे हैं कि काम हुआ है और लगातार काम हुआ है 96 के बाद, लेकिन आलोक जी अब परेशानी क्या थी? क्या उम्मीदवार यहाँ पर नहीं मिल रहे थे डिम्पल यादव का मुकाबला करने के लिए? इतने लेट आप लोगों ने ऐलान किया है अपने प्रत्याशी का? देखिए, हमारे यहाँ सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है, हमारे यहाँ प्रत्याशी का सर्वे करा करके और एक चयन प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए घोषणा होती है। हमेशा ही ऐसी होती रही है। मैं चूंकि आपने अभी विषय रखा है तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आपने प्रारंभ में कहा कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ये गढ़ नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की यहाँ जबरदस्ती रही। 4 बार लोकसभा का चुनाव हम नज़दीक से पराजित हुए। एक बार 9000 वोटों से श्री रामलेश अग्नोत्री जी जीतते जीतते रह गए। एक बार श्री उपदेश सिंह चौहान लड़े, स्वयं नेताजी को पसीने छुटा दिए थे। 3 विधानसभाओं में हमने क्लीन स्वीप किया था और 2 विधानसभाओं में ये जीते। उसके बाद अशोक यादव जी लड़े, मात्र 13,000 वोटों से पराजित हुए। लोकतंत्र तो यही है ना, जो जीता वो सांसद। मेरी बात सुन लीजिए आप। उसके बाद ये दर्शन सिंह यादव जी लड़े, 19,000 वोटों से हारे। लोकतंत्र यही है, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन लोकतंत्र के इतिहास में अगर कहीं भी कोई कलंक लगा है तो ये मैनपुरी संसदीय क्षेत्र पर लगा है। पूरा चुनाव काउंटर माइंड अगर कहीं हुआ है स्वतंत्र भारत के इतिहास में, इस मैनपुरी संसदीय सीट पर हुआ है। इन्होंने कभी वोटों को डालने नहीं दिया, बूथ कैप्चरिंग के आधार पर ये चुनाव जीतते रहे और इसी आधार पर ये अपना गढ़ बताते रहे। जो हारता है वो ये आरोप लगाता है, जब आप जीतते हैं
आपके उम्मीदवार जीतते हैं तो विरोधी दल यही आरोप आप लोगों पर लगाते हैं। आरोप तो लगाना अलग बात है, पर लेकिन जो प्रमाण होते हैं वो अलग होते हैं। वो बहस एक अलग मुद्दा है। नहीं, चुनाव को काउंटर माइंड कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको तथ्यों को देखा, शिकायतों को समझा और देखा, उनका जांच दल आया और दल ने पाया कि पूरे संसदीय क्षेत्र में 95% बूथों पर इन्होंने कैप्चरिंग की, गुंडई की, जबरदस्ती की, किसी को वोट नहीं डालने दिया, तब दोबारा चुनाव हुआ। ये यहाँ का ये प्रमाण, इसमें कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं, सब सर्वविदित है। और इसी मैनपुरी की धरती पर ये बेरोजगारी की बात करते हैं, ये नौजवानों की बात करते हैं। इसी मैनपुरी की धरती पर जो भर्तियां हुई, पूरी की पूरी भर्ती की सूची सफाई से बन करके आती थी और उसी सूची को भर्ती में सम्मिलित किया जाता था। पूरी की पूरी हर भर्ती की, चाहे पुलिस की भर्ती रही हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती रही हो, चाहे अन्य भर्तियां, पीसीएस तक की भर्ती में पूरे प्रदेश में इन्होंने जो किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का ये गढ़ नहीं है और बीजेपी नतीजों में इसको दिखा के भी देगी, लेकिन आप जब जनता के बीच आपके जो प्रत्याशी हैं जिनका ऐलान अब हुआ है, जयवीर सिंह जी ठाकुर, वो अब जब जनता के बीच होंगे तो बीजेपी के क्या मुद्दे रहेंगे? क्या आप कहेंगे अपने वोटरों से यहाँ मैनपुरी में? बीजेपी के मुद्दे रहेंगे कि 2014 में जब इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शपथ ली है, तब तो समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो एक नाम है श्री नरेंद्र मोदी। गरीब कल्याण के लिए अनेकों सैकड़ों 125 योजनाएं लॉन्च की हैं। उन योजनाओं के माध्यम से रोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का मौका दिया। हमारे तमाम माताओं और बहनों के लिए तमाम जितनी भी योजनाएं हैं उनको दिया। जो माताएं बहनें उपले और लकड़ी के सहारे जिनकी आंखें खराब होती थी, उज्ज्वला योजना ला करके पूरे देश की आज 12 करोड़ माताओं और बहनों को रसोई गैस के कनेक्शन देने का काम किया। तो ये हमारे आप कह रहे हैं कि ये वो मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी यहाँ मैनपुरी में, मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। अगर गिनाऊंगा तो समय बहुत लगेगा। हाँ। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे ये हैं, जब से ये चुनाव हुआ विधानसभा का, श्री जयवीर सिंह जी हमारे इस मैनपुरी से विधायक चुने गए और विधायक चुनने के बाद जब वो इस क्षेत्र में आए हैं तो मैं समझता हूँ विकास की गंगा अगर कहीं बही है तो इस मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में बही है। अर्चना जी बहुत देर से इंतजार करिए, आपको कुछ जवाब देना है इनको? बिल्कुल जवाब देना है। 2014 के बाद कितने लोगों को नौकरियां मिली ये खुद जानते हैं। हाँ, इतना जरूर हुआ, गारंटी इतनी जरूर मिली, आटा महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, तेल के दाम महंगे हो गए, बस यही तो विकास हुआ। जिन और बताओ और कौन सा विकास हो? दूसरा, 2014 से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार रही, सैनिक स्कूल आपको दिया, पॉलिटेक्निक आपको दिया, जो सड़कें दी, शहर सड़कों का जाल बिछा, ये सब कुछ कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और समाजवादी पार्टी की आप सरकार लोगों के अर्चना जी थी, तब ये काम हुआ। चलिए अर्चना जी, ये वो दावे हैं जो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मैनपुरी की जनता के मन में क्या है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैनपुरी की जनता ऑडियंस यहाँ मौजूद है। आप लोग ये टोपी पहन के बैठे हैं, अटेवा पेंशन बचाओ मंच मैनपुरी, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? ये क्या मंच है? मुद्दे यही है मैम कि जो पेंशन जो नेता मंत्री विधायक लेते हैं, तो हम लोग तो फिर भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, अध्यापक हैं, तो कम से कम उनका तो कुछ ध्यान रखना चाहिए ना। जो मंत्री हैं, विधायक हैं, क्या चाहते हैं कि जो पेंशन का मुद्दा है, पेंशन इन्होंने बंद की है, हम चाहते हैं उस पेंशन को बहाल किया जाए। पेंशन बहाल किया जाए, लेकिन क्या विकास मुद्दा है, क्या पढ़ाई, क्या उच्च शिक्षा मुद्दा है? जी, पहली बार देश में ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिन्होंने कहा इन युवाओं को पहले बैंकों में अपने व्यापार के लिए जब लोन लेने जाना पड़ता था तो अपनी जमीनें देनी पड़ती थी, अपना सोना गिरवी रखना पड़ता, तब आपको रुपया मिलता था और आप रोजगार लगा सकते थे। मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने 35 करोड़ नौजवानों को मुद्रा योजना से लाभ दिया अपना व्यापार लगाने के लिए। वो अपना व्यापार भी चला रहे हैं और बेरोजगारों को रोजगार भी दे रहे हैं। आप यहाँ के वरिष्ठ नागरिक मैनपुरी के, आप किस चीज से परेशान है जो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिस पर ध्यान दे आपके उम्मीदवार आपके साथ? मैम, यहाँ पर जो हमारा सबसे बड़ा है कि इस
मैनपुरी की जमीन पर जब से भी अपनी सरकार समाजवादियों की आई थी, तब से मैनपुरी का विकास, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, और उसका उदाहरण ये है कि जो एम्बुलेंस गाड़ियां दी गई थी स्वास्थ्य के बारे में, जो स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, जो उस सरकार ने चलाए थे, आज इस सरकार ने वहाँ की गाड़ियों को जिंदा नहीं रख सकी। आज आप नंबर पर फोन मिलाएं, आपको एक एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। नंबर की गाड़ी को नाम बदल करके इन्होंने 112 करके आज वो सारी गाड़ियां कंडम पड़ी हैं। माननीय अखिलेश जी ने विदेश की नीति से उठाया था, ये 100 नंबर कौन लाया था? आज ये बीजेपी बताए कि इस संस्था को, इस स्कीम को लाने वाला देश का पहला कौन सा प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री था। चलिए, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, लेकिन आप लोग बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वो कोई किसी पार्टी का भी उम्मीदवार हो। एक आम महिला को यहाँ किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है मैनपुरी में? माननीय प्रधानमंत्री जी के राज्य में आजकल महिलाएं जितनी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, शायद सपा के राज्य में कभी सुरक्षित नहीं थी। किसी भी एक महिला को आप घर से निकलने में 10 कदम जाने में परेशानी होती थी। इन सभी सवालों का जवाब अब हम मंच पर मौजूद नेताओं से मांगेंगे। जो विकास के मुद्दे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। अब हम बड़ी तस्वीर की बात करते हैं। एक सेकंड मैम, मैं चूंकि बात क्षेत्रीय मुद्दों की हो रही है, तो मैं आपसे बताना चाहूंगी कि लगभग 10 वर्ष से नगर पालिका इन्हीं के पास है, और ये जिस वार्ड में हम लोग बैठे हैं नगरिया में आता है। धारू और नगरिया के बीच का ये क्षेत्र जो भी है, वहाँ की जरा गलियां आप देख लीजिए, तो ये नगर पालिका का काम नहीं है क्या? कोई गली नहीं बनी, कोई किसी मतलब पानी, या इस तरीके से नहीं हम लोग जा सकते हैं। तो भैया क्षेत्रीय मुद्दा ले लीजिए, कौन सा मुद्दा लेंगे? राष्ट्रीय मुद्दा ले लीजिए, चाहे क्षेत्रीय मुद्दा ले लीजिए, हर जगह फेल, हर जगह फेल। गारंटी केवल इतनी है कि गरीब को और गरीब बना देना, ये इनकी है गारंटी। चलिए, राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र आपने किया, तो बड़ी तस्वीर की बात करें जो देश की जनता को भी समझना है। इंडी अलायंस, आप दोनों साथ हैं उसमें, आप दोनों की पार्टियां, लेकिन यूपी में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, तभी अमेठी रायबरेली के बारे में फैसला नहीं आ पा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा नेतृत्व तो फैसला ले चुका है, क्योंकि ये अभी कहाँ चले गए, वायनाड से सीधे आ रहे हैं, आपको शायद मालूम नहीं है। वायनाड से सीधे यहीं आ रहे हैं अमेठी में, और ना अमेठी की सीट किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। मैं ये आपको क्लियर बता दूं, राहुल गांधी जी अमेठी से लड़ेंगे और प्रियंका जी लड़ेंगी रायबरेली से। तो कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि चुनौती हमारे लिए नहीं है, चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है। हरपाल जी, कोई सपना आग नहीं होता, सभी तटों पर झाग नहीं होता, और दुनिया भर में धूल उड़ाने वालों हर दामन में दाग नहीं होता। कांग्रेस के ऊपर आप दाग नहीं लगा सकते हैं, दाग नहीं लगा सकते हैं। चलिए, मुकाबला आलोक जी मुकाबला ये कह रही हैं चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए होने वाला है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ है। इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए आप तैयार हैं? इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस जो है क्लीन स्वीप करने जा रहा। 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और चूंकि ये मातृशक्ति से हैं, हम लोग जितना मातृशक्ति का आदर करते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में नारी शक्ति बंधन अधिनियम ला करके मातृशक्ति का जो सम्मान देने का काम किया है, मैं समझता हूँ अविस्मरणीय है। हमारी मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक का जो कानून लाने का काम किया है, ये मातृशक्ति के लिए मैं समझता हूँ ये अविस्मरणीय है। इसलिए मैं ऐसे इनका बहुत आदर करता हूँ, और इनसे उम्मीद करता हूँ कि ये सकारात्मक और तथ्यों के आधार पर इस डिबेट में चर्चा करें, तो मैं समझता हूँ ठीक रहेगा। मैं तथ्यात्मक और सकारात्मक के ही आधार पर चर्चा कर रही हूँ। आप देखिए कि मैं ये नहीं कहती कि आप नारी का सम्मान नहीं करते, लेकिन अगर नारी का सम्मान करते होते तो हरियाणा की बेटियां आंसुओं से ना रो रही होती। इसी नोट पर हम इलेक्शन कार्निवल में ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बीएसपी के प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे डिम्पल यादव के सामने। अगर बीजेपी ने मुकाबले की तैयारी की है, तो बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, तो उनसे भी बातचीत होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।